देखिए, एक लेसन नागरिक शास्त्र का आपका सत्ता की साझेदारी पॉलिटी का किताब है आपका। तो एक जो लेसन है आपका ये है सत्ता की साझेदारी। लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी दिया है, पाठ का नाम है लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। देखिए, लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि लोकतंत्र किसे कहते हैं। ना, पाठ का नाम है लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी, नागरिक शास्त्र का आपका किताब है और इसका पाठ नंबर 1 है, लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। तो सबसे पहले देखिए कि लोकतंत्र किसे कहते हैं। तो लोकतंत्र का मतलब होता है कि जो लोकतंत्र है, एक ग्रीक भाषा के 2 शब्द हैं। जो लोकतंत्र है एक ग्रीक भाषा के 2 शब्द हैं। लोकतंत्र जो है ग्रीक भाषा के 2 शब्द हैं। पहला आपका होता है मान लीजिए कि डेमोस और दूसरा होता है क्रेसिया। एक होता है डेमोस और दूसरा का होता है क्रेसिया। डेमोस के मतलब होता है जनता, क्रेसिया के मतलब होता है शासन। देखो, लोकतंत्र किसे कहते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा देश हमारा लोकतांत्रिक देश भारत है, क्योंकि इसकी सबसे बड़ी लिखित संविधान है। भारत की सबसे बड़ा लिखित संविधान है। तो लिखित संविधान है तो जो हमारा देश है दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। तो लोकतांत्रिक देश है तो सबसे पहले हमने की बात देख रहे हैं कि लोकतंत्र किसे कह रहे हैं, किसे कहते हैं लोकतंत्र, है ना। तो जो लोकतंत्र होता है ग्रीक भाषा के 2 शब्द हैं, याद रख लीजिए। ये जो लोकतंत्र बा ये ग्रीक भाषा के 2 शब्द है। पहलका कहलाता है डेमोस और दूसरा का कहलाता है क्रेसिया। डेमोस के मतलब होता है जनता, क्रेसिया का मतलब होता है शासन। तो अब मान लो सब एक के दोनों के मिला लीजिए तो कहता है कि जनता का शासन ही लोकतंत्र कहलाएगा। जो जनता की शासन होगी वो क्या कहलाएगा, लोकतंत्र कहलाएगा। आई समझ में। देखो, लोकतंत्र किसे कहते हैं। लोकतंत्र जो पाठ के हमने के नाम बा लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी, एक लेसन आपका मतलब पाठ नंबर 1 जो है ये है आपका लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। तो सबसे पहले हमने के देखल जी कि लोकतंत्र केकरा कहली, किसे कहते हैं लोकतंत्र। तो लोकतंत्र के मतलब ये होता है कि जो लोकतंत्र है एक ग्रीक भाषा के 2 शब्द हैं। जो लोकतंत्र है एक ग्रीक भाषा के 2 शब्द हैं। पहल का होता है डेमोस और दूसरा का होता है क्रेसिया। डेमोस के मतलब होता है जनता, क्रेसिया का मतलब होता है शासन, यानी जनता का शासन ही क्या कहलाएगा, लोकतंत्र कहलाएगा। ठीक है, जनता का शासन क्या कहलाएगा, लोकतंत्र कहलाएगा। क्लियर बना। अब देखो, उदाहरण के तौर पर अगर हम देखेंगे कि एक व्यक्ति हुए जिनका नाम था अब्राहम लिंकन। अब्राहम लिंकन ये अमेरिका के भूतपूर्व राष्ट्रपति थे। इनका कहना था कि जो लोकतंत्र है वो जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन करता है। यानी जिनका कहना था कि जो लोकतंत्र है जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन होता है, इनका कहना था। क्लियर है ना। अब क्लियर हो गया सबको,
पूछेंगे तो आ जाएगा लोकतंत्र। अब ना फिर से बताएं। देखिए लोकतंत्र किसे कहते हैं, लोकतंत्र किसे कहते हैं, तो लोकतंत्र कह रहा है कि ग्रीक भाषा के दो शब्द हैं। जो आपका लोकतंत्र है एक ग्रीक भाषा के दो शब्द है। पहला होता है डेमोस, दूसरा का होता है क्रेसिया। डेमोस के मतलब होता है जनता, क्रेसिया के मतलब होता है शासन। तो जनता का शासन क्या कहलाएगा, लोकतंत्र कहलाएगा। जो जनता की जो शासन होगी ये लोकतंत्र कहलाएगा। उदाहरण के तौर पर अगर हम देखेंगे, एक अच्छा उदाहरण के तौर पर देखेंगे तो अमेरिका के भूतपूर्व राष्ट्रपति हुए अब्राहम लिंकन। अब्राहम लिंकन को कहना था कि जो लोकतंत्र है ये जनता का, जनता के लिए और जनता के द्वारा होती है, उनका कहना था। क्लियर। अब आगे देखो, आगे लिखल देखो, अब देखल जी सत्ता की साझेदारी। लोकतंत्र हम जान गए कि क्या है। अब देखल जी कि सत्ता की साझेदारी किसे कहते हैं, क्या है सत्ता की साझेदारी। सत्ता की साझेदारी, तो सत्ता की साझेदारी के मतलब ये कहता है कि एक देश में रहने वाले सभी व्यक्तियों को एक समान अधिकार देना सत्ता की साझेदारी कहलाएगा ना। एक देश में रहने वाले सभी व्यक्तियों को एक समान अधिकार देना सत्ता की साझेदारी कहलाता है। जैसे हमने के भारत देश है, हमने को जो कंट्री है इंडिया है ना, हम लोग का जो भारत देश है, यहाँ सभी व्यक्तियों को एक समान अधिकार दिया गया है। हमारा संविधान में किसी को नहीं लिखा गया, माने ये चीज़ कहीं नहीं लिखा गया है कि हिंदू है तो इसको अलग से आरक्षण मिलेगा और मुसलमान है तो उसको अलग से आरक्षण मिलेगा। एक समान अधिकार देना सत्ता की साझेदारी कहलाएगा। कौन कहता है कि किसी भी देश में, कोई भी देश में चल जा, यानी कहता है कि जो लोकतांत्रिक जो देश होता है वहाँ मान लें कि जो सत्ता की साझेदारी होगी वहाँ सभी व्यक्तियों को एक समान अधिकार दिए जाएंगे। तो ये कहत हुए कि सत्ता की साझेदारी किसे कहते हैं, क्या है सत्ता की साझेदारी। तो हम लोग याद रखेंगे कि एक देश में रहने वाले सभी व्यक्तियों को एक समान अधिकार देना, एक देश में रहने वाले सभी व्यक्तियों को एक समान अधिकार देना सत्ता की साझेदारी कहलाएगा। क्लियर। सत्ता की साझेदारी कहलाएगा। अब देखिए उदाहरण के तौर पर हम दो देश को ले रहे हैं। उदाहरण के तौर पर जो आपका किताब दिया है दो देश की दिया है। एक दिया है श्रीलंका की कहानी और एक दिया है आपके बेल्जियम की कहानी। बेल्जियम और श्रीलंका पर ये आपको इंक्लूडेड कर रहा है। तो देखो सत्ता के साझेदारी में हम कहला नहीं कि सत्ता की साझेदारी उसे कहेंगे जो एक देश में रहने वाले सभी व्यक्तियों को एक समान अधिकार दे रहा है। तो श्रीलंका में क्या हुआ है कि यहाँ आपकी दो प्रणाली जातियाँ पाई जाती थी। एक जाति वहाँ आपको मिलेगी सिंहली और एक होगा यहाँ तमिल और सिंहली, दो वहाँ जातियों के बीच वहाँ संघर्ष हो रहे थे। आज भी वहाँ संघर्ष होते रहता है। तो देखिए श्रीलंका जब आज़ाद हुआ तो जब श्रीलंका आज़ाद हुआ तो जो यहाँ सिंहली जो जनजाति है, यानी सिंहली जो जाति है उसकी संख्या उस देश में ढेर है, बहुत सा मतलब कि इनकी संख्या है। इसका कम है क्योंकि मतलब से मतलब गए हुए व्यक्ति होते हैं। जब ये देश आज़ाद हुआ इनका कहना था कि हमें अधिक आरक्षण दिया जाए और इनका मतलब कि इनको कम दिया जाए। आइल समझ में। देखिए श्रीलंका और बेल्जियम पे हम मान के लेकर उसको हम बता रहे हैं कि श्रीलंका और बेल्जियम में क्या कहानी रही। जो सत्ता की साझेदारी हो रहा है तो इस श्रीलंका और बेल्जियम में क्या हो रहा है ना, श्रीलंका और बेल्जियम में। तो श्रीलंका में दो जातियाँ पाई जाती है, एक है सिंहली और दूसरा है तमिल। श्रीलंका जब आज़ाद हुआ तो इन सिंहलियों को कहना था कि इन तमिलों से हमें अधिक आरक्षण दिया जाए। स्कूल में तो शिक्षा में इस हर चीज़ में अधिक आरक्षण पाने मतलब कि चाह रहा था। इसे सरकार वहाँ की देगी भी क्योंकि इनकी संख्या वहाँ ढेर था। इसे मिला ही नहीं। और जब ये कुछ कानून बनाता है तो ये विरोध करता है, और जब कुछ ये कानून बनाता है तो ये विरोध करता है। वहाँ आज तक संघर्ष चल रहा है। श्रीलंका में आज तक संघर्ष चल रहा है। इसीलिए पता चल रहा है कि जो श्रीलंका है वो विकसित देशों से मतलब कि पिछड़ रहा है। अब श्रीलंका की स्थिति खराब हो रही है।
कुछ समय पहले यहाँ पता चल रहा था कि यहाँ जो गेहूँ था 250 रुपये किलो मिल रहा था यहाँ पर। तो ये नहीं कर पाया अपना सत्ता की साझेदारी यहाँ नहीं है, सत्ता की साझेदारी नहीं हो पा रहा है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ सत्ता की साझेदारी कह रहा है कि किसी भी देश में रहने वाले सभी व्यक्तियों को एक समान अधिकार देना है, लेकिन ये एक समान अधिकार नहीं है ना मिलत हेकनी के ढेर मिलता हेकनी के कम मिलता। तो हेकनी के अगर ढेर मिली या हेकनी के कम मिली तो कहाँ से सत्ता की साझेदारी होगी? देश पिछड़बे न करेगा इसका। तो यहाँ पिछड़ापन शुरू है। अब देखिए बेल्जियम, देखिए बेल्जियम की क्या कहानी थी कि यहाँ एक डच रहता है और उसके बाद फ्रांसीसी रहता है। डच और फ्रांसीसी। बेल्जियम की कहानी थी कि यहाँ डचों की संख्या अधिक था, फ्रांसीसियों की संख्या कम थी, है ना। डच की संख्या ढेर था, फ्रांसीसियों की मतलब की संख्या कम थी। तो जब यह इसकी संख्या अधिक था तो ये चाह रहा है कि हमें अधिक यहाँ का मिले, आरक्षण मिले, और इसे कम मिले। तो ये पहले तो ये ले लिया, लेकिन बाद में यहाँ का हुआ कि दोनों में संघर्ष शुरू हुए। दोनों में जब संघर्ष शुरू हुआ 10 मतलब कि 20 गो करोड़ से मरैलन, 20 गो करोड़ से मरैलन। जब दोनों ओर से मारा काटी भइल तब एकनी के पता चलल कि आँख खुलल कि हमनी के अपने में लड़त नहीं जा। श्रीलंका में देखिए हम जो बेल्जियम है ना, बेल्जियम जो है यहाँ भी 2 प्रकार की जातियाँ पाई जाएंगी। यहाँ संख्या है सबका, लेकिन बेल्जियम में जो सबसे अधिक जिसकी संख्या है वो है डच का, डच और फ्रांसीसियों का। डचों को कहना था कि जब बेल्जियम आज़ाद हुआ तो डचों को कहना था कि हमें अधिक आरक्षण दिया जाए, इसे कम दिया जाए क्योंकि इसकी संख्या कम थी। सरकार इसके पक्ष में झुक गई, इसको दे भी दी। लेकिन पता चल रहा है कि अगर ये कोई कानून बना रहा है तो ये इसका विरोध कर रहा है, और कहता है कि जब ये कुछ कानून बना रहा है तो ये इसका विरोध कर रहा है। दोनों में यहाँ विरोधाभास शुरू है। तो जब इनमें दोनों में विरोधाभास शुरू था तो यहाँ भी इधर से भी 5 को मराया, इधर से भी 5 को मराया। जब दोनों में से मराएगा तो अब कहाँ का होगा कि अपने संविधान में 4 बार संशोधन किया। लास्ट में जाकर ये दोनों मिलकर क्या करेगा कि एक संविधान बनाएगा, और संविधान बना के ये देश आज तक चल रहा है। तो इन देशों में क्या होगा, यहाँ मान ली कि सत्ता की साझेदारी हुआ, यहाँ सत्ता की साझेदारी नहीं हुआ। आगे देखिए परिवारवाद क्या है। जो आपका लोकतंत्र में पूछेगा ये कभी ये पूछेगा कि परिवारवाद क्या है। इस पाठ से संबंधित जो आपके क्वेश्चन पूछेंगे ऐसे पूछेगा कि परिवारवाद क्या है, किसे कहते हैं परिवारवाद। तो परिवारवाद के मतलब होता है कि अगर कोई भी व्यक्ति है ना, अगर कोई भी व्यक्ति राजनीतिक पार्टी में शामिल होगा, परिवारवाद के मतलब होता है कि कह रहा है कि कोई भी व्यक्ति अगर राजनीतिक पार्टी में शामिल होगा तो ये क्या करता है कि अपने सगे संबंधियों को टिकट देने का काम करता है ना। अगर हमने इसे पूछी कि परिवारवाद किसे कहते हैं, परिवारवाद बिहार के लोकतंत्र को किस प्रकार प्रभावित करने का काम कर रहा है, देगा हमसे कि जो परिवारवाद है ये बिहार के लोकतंत्र को किस प्रकार प्रभावित करने का काम कर रहा है। ऐसा क्वेश्चन पूछता है आपका कि परिवारवाद किसे कहते हैं, जैसे परिवारवाद क्या है जो बिहार के लोकतंत्र को किस प्रकार प्रभावित करने का काम करता है। तो हमने के याद रखल जाए कि जो परिवारवाद होता है, अगर कोई भी व्यक्ति राजनीतिक दल में शामिल होगा, कोई भी व्यक्ति अगर राजनीतिक दल में शामिल होगा
तो चुनाव के समय वो क्या करेगा कि अपने सगे संबंधियों को टिकट देने का काम करेगा, जिसे हम परिवारवाद कहते हैं। जैसे कोई एगो नेता बाड़न, कब अपना गांव में देखलो कि वजह मुखिया जी के कि अगर एयू मुखिया जी बड़न तो प्रयास करलन कि अगला साल उनकर लड़का मुखिया बनस, फिर पता चलिए कि अगला साल लड़का ना बोलल तो फिर पतो होके बनाइए। तो ये परिवारवाद होता है ना। तो ये चीज़ कह रहा है कि परिवारवाद किसे कहते हैं, तो हमने कैसे किस प्रकार हम इसको लिखेंगे, तो हम इस प्रकार लिखेंगे कि जो परिवारवाद होता है एक प्रकार की राजनीतिक बुराई है, चाहे सामाजिक बुराई है। परिवारवाद एक प्रकार की सामाजिक बुराई है। अगर कोई भी व्यक्ति, परिवारवाद जो है एक प्रकार की सामाजिक बुराई है, अगर कोई भी व्यक्ति राजनीतिक दल में शामिल होता है, कोई भी व्यक्ति अगर राजनीतिक दल में शामिल होता है तो चुनाव के समय वो क्या करेगा कि अपने सगे संबंधियों को टिकट देने का काम करेगा, जिसे हम परिवारवाद कहते हैं, है ना। चुनाव के समय वो क्या करेगा कि अपने सगे संबंधियों को टिकट देने का काम करेगा, जिसे हम परिवारवाद कहते हैं। क्लियर है ना। अब आगे देख लीजिए, परिवारवाद के बाद अब हम आगे देखेंगे लैंगिक विभेद। लैंगिक विभेद देखेंगे। लैंगिक विभेद क्या है, तो लैंगिक विभेद के मतलब ये होता है कि लिंग के आधार पर, है ना, लिंग के आधार पर किया गया भेदभाव लैंगिक विभेद कहलाता है। लिंग के आधार के मतलब कि पुरुष और महिला, पुरुष और महिला दोनों का जेंडर अलग है ना, दोनों का जेंडर अलग है। तो कहता है कि लैंगिक विभेद क्या है, किसे कहते हैं लैंगिक विभेद। तो हमने केकरा में याद रखल जी कि लिंग के आधार पर, लिंग के आधार पर किया जाने वाला भेदभाव लैंगिक विभेद कहलाता है। और इस लैंगिक विभेद में सबसे अधिक शोषण इन महिलाओं का होता है। सबसे अधिक जो शोषण होता है किसका होता है, ये महिलाओं का होगा लैंगिक विभेद में। जैसे बा ना कि अगर मान लें कि तू पुरुष बारा तो तू मान लें कि पढ़ल चाह तो जाके कहीं बाहर तोरा अधिकार मिल जाए घरे से, लेकिन ये जो महिला होगी इसे उतना अधिकार हमारे समाज में नहीं मिलता है। अब तो धीरे धीरे मिलने लगा है, पहले नहीं मिल रहा था। आज भी अब बहुत सारे गांव देहात में देखेंगे कि जो महिलाएं हैं वह उन चीज़ों से वंचित हो जाती हैं जो उनको चाहिए। परिवार नहीं भेजता है, कहाँ से भेजेगा। तो ये कहा तो कि लैंगिक विभेद के मतलब क्लियर बनाओ कि लैंगिक विभेद के मतलब कि लिंग के आधार पर किया जाने वाला भेदभाव लैंगिक विभेद कहलाएगा। बंद करो उसको, उसको भी बंद कर दो। लैंगिक विभेद कहलाएगा। आगे देखो, रंग भेद क्या है। देखो लैंगिक भेद के मतलब पूछता है कि रंग भेद क्या है, किसे कहते हैं रंग भेद। तो काले और गोरे रंग के आधार पर अगर रंग भेद हमसे पूछेगा कि रंग भेद क्या है, तो याद रखल जाए कि काले और गोरे रंग के आधार पर समाज में किए जाने वाला भेदभाव को हम रंग भेद कहते हैं। आदमी कहेला ना कि करिया बा गोर बा, तो रंग भेद के मतलब ये होता है कि समाज में रंग के आधार पर किया जाने वाला भेदभाव, समाज में रंग के आधार पर किया जाने वाला भेदभाव रंग भेद कहलाता है। और इसका सबसे पहली बार विरोध मार्टिन लूथर किंग ने किए थे। एक मार्टिन लूथर किंग नाम के आदमी थे, इन्होंने सबसे पहले इस रंग भेद नीति का विरोध किया था। क्लियर है। रंग भेद नीति देखो, रंग भेद किसे कहते हैं, चाहे रंग भेद क्या है। तो रंग भेद के मतलब होता है कि समाज में काले और गोरे रंग के आधार पर किया जाने वाला भेदभाव, समाज में काले और गोरे रंग के आधार पर किया जाने वाला भेदभाव रंग भेद कहलाता है। और इस रंग भेद का जो सबसे पहली बार विरोध किए उनका नाम था मार्टिन लूथर किंग। मार्टिन लूथर जो किंग थे, इन्होंने सबसे पहले रंग भेद का विरोध किया था। आगे, अब आगे देखो सांप्रदायिकतावाद क्या है।
सांप्रदायिकतावाद क्या है ना? सांप्रदायिकतावाद कह रहा है कि सांप्रदायिकतावाद किसे कहते हैं? तो सांप्रदायिकतावाद के मतलब ये होता है कि अपने क्षेत्र को आगे दिखाना और दूसरे क्षेत्र को नीचे दिखाना, है ना। जैसे कहता है ना कोई कि हमारे गांव सबसे बढ़िया होखेला, जब बहस होखेला आदमी में तो कहता है ना कि हमारे गांव में ये चीज़ बा, तो वो कहेगा कि चलो हमारे गांव में ये चीज़ बा। तो सांप्रदायिकतावाद का मतलब ये होता है कि अपने देश को आगे बढ़ाना, अपने देश को आगे बढ़ाना और दूसरे देश को नीचे दिखाना सांप्रदायिकतावाद कहलाता है। क्लियर बा? सांप्रदायिकतावाद का मतलब ये चीज़ कि अपने देश को ऊपर दिखाना होखेला ना। कोई आदमी के कोई करे हमारे गांव में ये चीज़ बढ़ुए, हमारे गांव में ये चीज़ बा, दूसरे आदमी के मतलब के सामने अपने गांव को क्या करेगा? बखान करेगा, व्याख्या करेगा कि हमारे गांव में ये चीज़ है, हमारे गांव में वो चीज़ है, ऐसा होता है वैसा होता है। तो ये चीज़ होखेला का चीज़ सांप्रदायिकतावाद, कि यहाँ कहता है सांप्रदायिकतावाद कि अपने देश को आगे बढ़ाना और दूसरे देश को नीचे दिखाना सांप्रदायिकतावाद कहलाएगा। चाहे अपने समाज को आगे बढ़ाना और दूसरे समाज को नीचे दिखाना सांप्रदायिकतावाद कहलाएगा। जैसे खेला ना कि हम जादू जी हने तो हमारे खूब बड़ुए थो होखेला गाँव समाज में चीज़ बा ना कि हम ये चीज़ हनी हमारे बोलबाला बड़ुए, तो अपन बढ़ावा दे रहा है, तो बढ़ावा दे रहा है तो उसी चीज़ को यहाँ कहा जाता है क्या चीज़? सांप्रदायिकतावाद। क्लियर है ना? ये सांप्रदायिकतावाद। अब एक बार फिर कह रहा है कि भ्रूण हत्या क्या है? भ्रूण हत्या, भ्रूण हत्या का मतलब ये होता है कि भ्रूण हत्या एक प्रकार की सामाजिक बुराई है। जो भ्रूण हत्या है एक प्रकार की सामाजिक बुराई है। अगर कोई भी महिला गर्भवती है ना, भ्रूण हत्या एक प्रकार की सामाजिक बुराई है। अगर कोई भी महिला जो मान ली कि गर्भवती है, कोई मशीन और अल्ट्रासाउंड के माध्यम से, है ना, जो भ्रूण हत्या होता है, कहता है कि भ्रूण हत्या किसे कहते हैं? जो भ्रूण हत्या क्या है? तो हमने के एकरा में ए प्रकार से लिखल जी कि भ्रूण हत्या एक प्रकार की सामाजिक बुराई है। अगर कोई भी महिला अगर गर्भवती है तो अल्ट्रासाउंड और किसी अन्य मशीन के माध्यम से उसकी बच्चे को जांच किया जाता है। और जब बच्चे को जांच किया जाता है तो पता चलल कि अगर ओकरा में लड़की निकल गई तो लड़किया के पहले परंपरा ही रहे कि आदमी भ्रूणवे में मार देते रहे। जैसे आज भी बहुत सारा समाज में है कि कोई नहीं चाहता है कि लड़की यहाँ पैदा हो, क्योंकि सब कोई चाहता है कि हर किसी का लड़का हो। कोई चाहता है कि हमारी लड़की हो, नहीं चाह रहा है, क्योंकि लड़कियां धीरे धीरे उसके सिर पर बोझ बनती रहती हैं। तो ये कहा था कि भ्रूण हत्या का है, ये खूब इन पिछवा में चल रहे। यहाँ से 5-6 साल पहले अगर देखल तो खूब ये परंपरा चलल। सरकार एकरा के मान कि रोके खातिर कानून बनेलस कि अगर कोई भी पहले सरकारी हॉस्पिटल में जाके अल्ट्रासाउंड चाहे अन्य मशीन के माध्यम से आदमी जांच करा लेते रहना कि लड़का है कि लड़की ही है। लड़का होके तो छोड़ देवे और लड़की होके तो वही में कहानी खत्म। लड़कियों का जब जनसंख्या बिहार में कम होने लगा तो सरकार इसके ऊपर संज्ञान ली। अगर आज हमनी के देखल जाओ बिहार में तो लगभग 1000 पुरुष पर, है ना, 900 ही खाली महिला है। एकरा में से 100 आदमी के बियाह हुआ है ना होखी। हाँ, लड़कियों की संख्या यहाँ कम है। 1000 पुरुष पर मात्र 900 महिलाएं, ये आंकड़ा सरकार बताई है। किस कारण से? इस भ्रूण हत्या के कारण से। कोई नहीं चाहता है कि उसके घर में लड़की पैदा हो, सब कोई चाहता है कि उसके घर में लड़का पैदा हो। तो ये चीज़ भ्रूण हत्या को आता तरह से कि भ्रूण हत्या क्या है? तो भ्रूण हत्या के मतलब कि भ्रूण हत्या एक प्रकार की सामाजिक बुराई है। अगर कोई भी महिला गर्भवती है, कोई भी महिला अगर गर्भवती है तो उसे क्या किया जाता है
कि कहता है कि अल्ट्रासाउंड या अन्य किसी मशीन के माध्यम से, अल्ट्रासाउंड या किसी अन्य मशीन के माध्यम से उसकी जांच कराई जाएगी। अगर जांच कराने के दौरान अगर लड़का पैदा हुआ, यानी लड़का है तो ठीक है, लड़की हुई तो उसे भ्रूण में मार दिया जाता है, जिसे हम भ्रूण हत्या कहते हैं। क्लियर बा? फिर से बताइए। भ्रूण हत्या के मतलब कि भ्रूण हत्या एक प्रकार की सामाजिक बुराई है, याद रख लीजिए। जो भ्रूण हत्या है एक प्रकार की सामाजिक बुराई है। कोई भी महिला अगर गर्भवती है तो उसको कहा किया जाता है कि अल्ट्रासाउंड या किसी अन्य मशीन के माध्यम से उसकी जांच कराई जाएगी। जांच कराने के दौरान अगर लड़का हुआ तो ठीक है, लड़की हुई तो उसको भ्रूण में मार दिया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? भ्रूण हत्या कहते हैं। इस हत्या करने के पश्चात तो बिहार में महिलाओं की संख्या कम होने लगी। 1000 पुरुष पर मात्र अब कितना महिला है? 900 महिला है। अब संख्या ऐसा कम हो रही है, तो संख्या कम हो रही है तो कहाँ से होगी? ये दोनों बराबर न होके के सही। हाँ, संख्या अब कम हो रही है। ये क्लियर बनाओ बे। का हो? क्षेत्रवाद क्या है? क्षेत्रवाद के मतलब होता है कि यहाँ कहता है कि अपने क्षेत्रों को आगे दिखाना। जो चीज़ हम सांप्रदायिका बताए वही चीज़ क्षेत्रवाद भी होगा। तो सांप्रदायिका में हमनी के देश के पकड़ल जी, एकरा में हमनी के अपन क्षेत्र के पकड़ल जी। तो कहत उड़वे जाए कि क्षेत्रवाद क्या है, तो हमनी के याद रखल जी कि क्षेत्रवाद यानी क्षेत्रवाद के मतलब कि अपने क्षेत्र को अलग, मतलब कि अपने क्षेत्र को ऊपर दिखाना, अपने क्षेत्र को ऊपर दिखाना और दूसरे क्षेत्र को नीचे दिखाना क्षेत्रवाद कहलाएगा। खूब आदमी अपन क्षेत्र का बखान करेगा कि हमारा क्षेत्र में ये चीज़ बढ़ुए। तो क्षेत्रवाद के मतलब यही चीज़ कि अपने क्षेत्र को ऊपर दिखाना और दूसरे क्षेत्र को नीचे दिखाना क्या कहलाएगा? क्षेत्रवाद कहलाएगा। एक बाद आगे अब देखो, कहता कि बिहार के विकास में महिलाओं का क्या योगदान है? जो बिहार बढ़ुए, जो हमने बिहार धीरे धीरे विकास करत रुए, तो बिहार के विकास में महिला के क्या योगदान बा? महिला के तो जो महिला के जो योगदान है बिहार के विकास में, महिलाओं का पहले उतना योगदान नहीं था। पहले बहुत सारे हमारे पार्लियामेंट में भी उतनी महिलाओं की संख्या नहीं थी, सरकार उनके ऊपर संज्ञान लिया। तो अब धीरे धीरे पता चला था कि हमने के जो बिहार के विकास होता है उसमें लगभग 30% महिलाओं का भी अब धीरे धीरे योगदान शुरू हुआ है। बहुत सारे व्यक्तियों को देखे होंगे कि वो बिहार पुलिस में जाकर भर्ती हो रही है, बहुत सारी महिला बैंक में मान लीजिए जाकर भर्ती हो रही है। तो धीरे धीरे वो भी विकास में अपना योगदान दे रहे हैं ना। तो बिहार के विकास में अगर हमसे देखा कि बिहार के विकास में महिलाओं का क्या योगदान है, तो हम लोग याद रखेंगे कि बिहार के विकास में महिलाओं को अहम योगदान है। जितनी पुरुष का योगदान है बिहार के विकास में, उतनी योगदान अब महिलाएं भी दे रही हैं। इन महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए हमारे बिहार सरकार ने पंचायती राज व्यवस्था में इन महिलाओं को 50% आरक्षण दिया है। पंचायती राज व्यवस्था में कि महिला भी अब बहुत सारा क्षेत्र में देखलक गांव देहात में कि अब मुखिया महिला बनल बड़ी। हर पंचायत के मतलब देखब कि जो मुखिया वो महिला है। तो इन महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए जो राज्य सरकार हमारा है, बिहार सरकार है, पंचायती राज व्यवस्था में इनको 50% आरक्षण की व्यवस्था किया हुआ है। यही नहीं, इनको भारत सरकार की नौकरी हो चाहे बिहार सरकार की नौकरी हो,
इनको आगे बढ़ाने के लिए सरकार इनको कुछ आरक्षण का भी प्रावधान की है। जैसे तू पुरुष बड़ा तोरा 100 गो में से क्वेश्चन बनाए के बाद को लगभग 50 गो बनावे के पड़े एसी अड़ता। यही में एसी जो महिला होंगी उसको मात्र खाली वो 30 से 35 क्वेश्चन बनाएगी, चाहे 40 क्वेश्चन बनाएगी, तो कहीं ना कहीं भारत सरकार के सर्विस में जाकर सिलेक्शन करेंगे। तो इन महिलाओं को थोड़ा आगे बढ़ाने के लिए सरकार इसके ऊपर कुछ काम कर रहा है, तो एक प्रकार से थोड़ा सा ठीक ठाक है। जब तक अगर महिला नहीं आगे आएगी तो कहाँ से समाज का विकास होगा। समाज को विकास कराना है तो महिलाओं को लाना पड़ेगा। समझ में यही ना सारा जितना हम बताया अच्छा है, बताओ आया समझ में भैया? आया ना सारा समझ में आपको? अब विकास अगर पूछ दे बिहार के तो लिखा जी ना, क्लियर ना? चलो कट करो ओकरा।